Hello everyone, today we will start a very interesting topic, that is sperm and its structure. We will also study in detail about the sperm count and the semen. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं स्पर्म क्या होता है और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्पर्म को हम कुछ और अदर नाम से भी जानते हैं। जब स्पर्म सिंगुलर फॉर्म में होता है यानी सिंगल स्पर्म होता है तो हम इसको स्पर्मेटोजून बोलते हैं। जब बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं तो प्लूरल फॉर्म को हम स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं। स्पर्म क्या होता है, तो ये क्या होती है, सेल होती है, हमारी बॉडी की सेल होती है। और किसकी सेल होती है, मेल के अंदर पाई जाती है। सिर्फ किसके अंदर पाई जाती है, मेल के अंदर पाई जाती है। और इसको हम एक स्पेशल नाम से भी जानते हैं, हम इनको मेल गैमेट भी बोलते हैं या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी बोलते हैं। इनको मेल गैमेट या मेल रिप्रोडक्टिव सेल क्यों बोलते हैं, इसको मेल रिप्रोडक्टिव सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं। किस में पार्टिसिपेट करती हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं और ये जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। कैसे, आपको पता है कि जो मेल गैमेट होता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, ये फीमेल की बॉडी के अंदर जाता है और फीमेल की बॉडी के अंदर जाके फीमेल गैमेट जिसको ओवम बोलते हैं उसके साथ फ्यूज करता है। फ्यूज करने के प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन से बनता है जाइगोट और आपको पता है जाइगोट से ही क्या बनता है, एक न्यू इंडिविजुअल बनता है। और इस न्यू इंडिविजुअल के बनने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो इसको मेल रिप्रोडक्टिव सेल या मेल गैमेट इसलिए कहा क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, इन्होंने फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, इन्होंने जाइगोट का फॉर्मेशन किया और इस तरीके से इन्होंने रिप्रोडक्शन में हेल्प की। आपको पता है कि जो स्पर्म जो होती है वो हैप्लॉइड सेल होती है, इसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं। आपको पता है कि हमारी बॉडी की जो भी सेल्स होती हैं उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। कैसी होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं। उनके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये 46 क्रोमोसोम जो होते हैं ये पेयर में रहते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम पेयर में होंगे तो आपको जाहिर सी बात है कि 23 पेयर बनेंगे। दो का अगर एक जोड़ा है तो और टोटल 46 क्रोमोसोम है तो 23 पेयर होंगे। और ये बेसिकली हमारी बॉडी में इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, इस तरीके से 23 पेयर होते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं और डिटेल में जाऊं तो ये जो पेयर होता है इसको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। इसमें एक जो आता है वो मदर से आता है और एक जो आता है वो फादर से आता है। इस तरीके से 23 सेट होते हैं, 23 पेयर होते हैं और इस सेल को हम बोल रहे हैं डिप्लॉइड। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसी सेल है जिसके अंदर एक ही सेट प्रेजेंट है, एक ही सेट, मतलब इसको अगर मैं बीच में से डिवाइड कर दूं तो या तो ये वाला सेट प्रेजेंट है या फिर ये वाला सेट प्रेजेंट है। तो अगर एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, अगर एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो इसको हम हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। और सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये है कि इसमें आधे क्रोमोसोम होंगे, हाफ क्रोमोसोम होंगे, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम थे तो इसके अंदर 23 क्रोमोसोम पाए जाएंगे। तो हैप्लॉइड सेल जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं और ये पेयर में नहीं होते हैं, सिंगल रहते हैं। ठीक है, स्पर्म जो होता है ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, यानी आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे। स्पर्म को बनाता कौन है, तो स्पर्म क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि सेल है। सेल है तो रडोल्फ विर्को का कॉन्सेप्ट लगेगा कि ऑल न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई पुरानी सेल होंगी, उनके अंदर सेल डिवीजन हुआ होगा तभी ये स्पर्म की सेल बनी होंगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी बॉडी में एक ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टिस। इस टेस्टिस के अंदर कुछ कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स होती हैं यही क्या करती हैं, स्पर्म को बनाती हैं। तो स्पर्म को कौन बनाता है, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनाती हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्म बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस पे हमने बहुत डिटेल में बात करी है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑर्गन आप देख रहे हैं ये ऑर्गन क्या है, टेस्टिस है। ये क्या है, टेस्टिस है। और इस टेस्टिस में जो आपको ये कोल्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को जब आप काट के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, दो तरह की सेल्स पर आपको देखने को मिलेंगी। और वो दो तरह की सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनियम और वो है सर्टोली सेल्स। ये स्पर्मेटोगोनियम जो आपको दिख रही हैं यही क्या बनाती हैं, स्पर्म बनाती हैं। तो आप वापस से समझ गए कि जो आपका स्पर्म का फॉर्मेशन है वो कहाँ से होगा, स्पर्मेटोगोनिया सेल से होगा। और ये स्पर्मेटोगोनिया का सेल कहाँ प्रेजेंट होंगी, टेस्टिस के अंदर जो कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स हैं जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं उनके अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करें स्पर्म सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये स्पर्म सेल का डायग्राम है। स्पर्म सेल जो होती है ये बाहर से एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होती है, यानी पूरी की पूरी सेल जो कि वो एक आउटर मेम्ब्रेन से कवर होगी। और आपको जानते हैं सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो एनवेलप करके रखती है पूरी बॉडी ऑफ स्पर्म को। ठीक है, अगर हम जो स्पर्म की सेल है उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करें, उसको पार्ट्स में डिवाइड करें तो स्पर्म की सेल में मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। वो पार्ट्स होते हैं हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। यू कैन आल्सो विजुअलाइज दैट इन द डायग्राम। यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है वो हेड है, इसके बाद नेक, उसके बाद मिडिल पीस एंड टेल।
ये चारों के चारों स्ट्रक्चर जो होंगे वो सराउंडेड होंगे किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा। एक एक करके इन चारों स्ट्रक्चर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस हेड वाले पार्ट को उठाते हैं। तो अगर मैं हेड वाले पार्ट की बात करूं, मैंने सिर्फ हेड वाला पार्ट यहाँ पे उठाया है। तो जो हेड होता है उसके अंदर बेसिकली अगेन दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है न्यूक्लियस और एक पार्ट होता है एक्रोसोम। ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ये वाला पार्ट है, न्यूक्लियस वाला पार्ट है। अगर न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं, ऑब्वियसली क्रोमोसोम होते हैं। तो न्यूक्लियस जो होगा उसके अंदर क्या होंगे, क्रोमोसोम होंगे। और आपको पता है 23 क्रोमोसोम होंगे। कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम होंगे। और ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। कैसा न्यूक्लियस होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा। यानी कि जो क्रोमोसोम होंगे वो आइसोलेटेड फॉर्म में रहेंगे, पेयरिंग में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये कैसी सेल है, हैप्लॉइड सेल है। तो आपका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, हैप्लॉइड नेचर का होता है, 23 क्रोमोसोम होते हैं। इस न्यूक्लियस के टिप पे, इस न्यूक्लियस के टॉप पे प्रेजेंट होता है एक्रोसोम। क्या प्रेजेंट होता है, एक्रोसोम। तो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं एक्रोसोम। इस एक्रोसोम को जो बेसिकली बनाता है वो बनाती है गोल्गी बॉडी। तो इस सेल के अंदर जो गोल्गी बॉडी थी, उन गोल्गी बॉडी ने क्या बनाया था, एक्रोसोम बनाया था। और ये एंट्रीली टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर प्रेजेंट होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है, तो इसमें होते हैं लाइटिक एंजाइम्स। क्या होते हैं, लाइटिक एंजाइम्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्पर्म लाइसेंस। तो एक्रोसोम में क्या है, गोल्गी बॉडी के द्वारा बनाए हुए एंजाइम्स फील्ड है। ये एंजाइम्स का यूज क्या होता है, ये एंजाइम आगे चल के फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में हेल्प करेंगे। आपको पता है जब ये स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाता है तो ये वहां जाकर ओवम से मिलता है। ओवम जो है वो कई सारी मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जैसे कि एक मेम्ब्रेन इसके ऊपर होती है जोना पैलिसोडा। क्या होती है, जोना पैलिसोडा। और उसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। तो इस स्पर्म को जब अंदर जाना है तो पहले इसको कोरोना रेडिएटा को काटना पड़ेगा, है ना, फिर जोना पैलिसोडा को काटना पड़ेगा, तब ये एंट्री कर पाएगा। तो जो लेयर है इनको पेनिट्रेट करने के लिए इस स्पर्म को क्या करना पड़ता है, अपना जो एक्रोसोम है इसके अंदर जो एंजाइम्स फील्ड है, लाइटिक एंजाइम्स, स्पर्म लाइसेंस जो फील्ड है उनका यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो दिस वाज द यूज ऑफ द एंजाइम्स ऑफ द एक्रोसोम इन द पेनिट्रेशन ऑफ द ओवम। अच्छा, इस हेड के जस्ट नीचे वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होती है, नेक प्रेजेंट होती है। तो नेक क्या है, इट इज जस्ट बिलो द पार्ट ऑफ द हेड। बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं ज़्यादा ऊपर चले गए, अगर मैं यहाँ आपको दिखाऊं तो अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं तो ये देखो, ये हेड है, ये हेड है ना, और ये मिडिल पीस है। बीच में बहुत छोटा सा पार्ट ये नेक है, ये बहुत छोटा सा, इतना सा पार्ट है बस। ठीक है, तो जो नेक जो होता है वो बहुत छोटा सा पार्ट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बिलो द हेड। तो ये हेड है, हेड के पास ये नेक प्रेजेंट है। तो नेक वाला जो रीजन है बस इतना रीजन है, ओनली दिस रीजन इज नेक। तो बहुत ही स्मॉल रीजन होता है। ठीक है, अब ये जो नेक वाला रीजन है इसमें बेसिकली दो सेंट्रियोल होते हैं। एक होता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और होता है डिस्टल सेंट्रियोल। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं गोल गोल, दिस इज द प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड दिस रेक्टेंगुलर इज द डिस्टल सेंट्रियोल। आपको जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये याद रखने की है, आपने अगर सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर पढ़ा है आपकी क्लास में तो आपको पता है सेंट्रियोल जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। किससे, माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो याद रखिएगा। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो 9+0 होती हैं। यानी प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स जो होंगी वो कहाँ प्रेजेंट होंगी, सिर्फ इस तरीके से प्रेजेंट होंगी, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं प्रेजेंट होती, इसलिए 9+0 बोला है इसको। लेकिन जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल का वो 9+2 होगा। यानी कि 9 सेंट्रियोल्स तो इस तरीके से अरेंज होंगे और 2 यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेक वाला रीजन है उसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। डिस्टल सेंट्रियोल को हम बेसल बॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपका जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये जो डिस्टल वाला सेंट्रियोल है इससे निकल रहा है एक ये फिलामेंट, ये जो आप फिलामेंट देख रहे हैं ये वाला फिलामेंट, इस फिलामेंट को हम बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट बोलते हैं। और ये एक्सियल फिलामेंट आगे कंटिन्यू रहता है टेल तक। ये मिडिल पीस को भी पेनिट्रेट करते हुए जा रहा है, ये मिडिल पीस है इसको भी पेनिट्रेट करते हुए जा रहा है, ये टेल को भी पेनिट्रेट करके एंड तक जाता है। ठीक है, तो आपको जो नेक में याद रखने की चीज ये है वो सिर्फ यही है कि नेक में क्या होते हैं, नेक बहुत छोटा पार्ट होता है, इसमें 2 सेंट्रियोल होते हैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल में 9+0 अरेंजमेंट होता है, यानी 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स कहाँ होंगी, पेरिफेरी पे होंगी, सेंटर में कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होगी। डिस्टल सेंट्रियोल में 9+2 अरेंजमेंट होता है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स पेरिफेरी पे होंगी, सेंटर में सिर्फ 2 ट्यूब्यूल्स होंगी। ठीक है, उसके अलावा एक एक्सियल फिलामेंट होता है, एक एक्सियल फिलामेंट होता है जो कहाँ से निकलता है, डिस्टल सेंट्रियोल से। यानी इस डिस्टल सेंट्रियोल से ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एक एक्सियल फिलामेंट है जो निकल रहा है, ये मिडिल पीस को पेनिट्रेट करते हुए टेल तक जाएगा। ठीक है, अरेंजमेंट की हम बात कर चुके हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पोर्शन दैट इज मिडिल पीस। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट, हमने हेड डिस्कस कर लिया, नेक डिस्कस कर लिया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मिडिल पीस। देखो मिडिल पीस जो है इसको हम एनर्जी चैम्बर भी बोलते हैं या पावर हाउस भी बोलते हैं।
क्योंकि इसमें क्या होता है, मिडिल पीस में क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो इन मिडिल पीस वी हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्पायरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, और इन स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं निबेनकर्ण शीथ। क्या बोलते हैं, निबेनकर्ण शीथ। तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके का जिगजैग पैटर्न देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का, दिस वन, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली इट इज द चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज द स्पायरली अरेंज्ड चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इस चेन को हम बोलते हैं निबेनकर्ण शीथ। अब माइटोकॉन्ड्रिया तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, पावर हाउसेज ऑफ द सेल होते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्यों बना रहे हैं, इतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया क्यों नीडेड है, इतना ज़्यादा एटीपी क्यों नीडेड है। आपको पता है कि जो स्पर्म है, इसको फीमेल की बॉडी के अंदर जाके मूवमेंट करनी है, और मूवमेंट करके कहाँ तक पहुँचना है, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन तक पहुँचना है। फीमेल के अंदर पार्ट होता है ना, फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट होता है एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन, वहाँ पहुँचना है इसको। वहाँ इसको कौन मिलेगा, ओवम मिलेगा। तो इसको चल के जाना है ना ओवम के पास, चल के जाने के लिए इसको अपनी टेल बीट करनी पड़ती है, टेल हिलानी पड़ती है, और टेल हिलाने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इस टेल को हिला हिला के ये पहुंचेगा कहाँ पर, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन तक। वहाँ इसको क्या मिलेगा, ओवम मिलेगा। तो ओवम तक पहुंचने के लिए इसको चलना पड़ेगा, चलने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, इन्हीं माइटोकॉन्ड्रिया से आएगी, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया से जो एनर्जी रिलीज होती है वो टेल बीटिंग में हेल्प करती है, और टेल बीट करके ये कहाँ तक पहुँचता है, एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन तक पहुँचता है, ओवम के पास उसको फर्टिलाइज करने के लिए। मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होता है, एक थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होती है। आपको दिख रहा है कि इस मिडिल पीस वाले रीजन में मेनली क्या प्रेजेंट है, इसमें मेनली प्रेजेंट आपको दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। बट यहाँ पे पेरीफेरी पे, इस कलर में तो आपको नहीं दिख पाएंगे, यहाँ पेरीफेरी पे, ये पेरीफेरी पे क्या होती है, एक बहुत थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म भी होती है, जिसको हम बोलते हैं फॉर्चिटी। तो मिडिल पीस वाले रीजन में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या होती है, एक साइटोप्लाज्म की लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेन चिटी बोलते हैं। इसके अलावा जो आपका ये जो पार्ट है, इसमें एक रिंग सेंट्रियोल भी पाया जाता है इस तरीके से। यहाँ पे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये रिंग सेंट्रियोल होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है अभी तक अननोन है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट द मिडिल पीस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट स्ट्रक्चर। वी हैव डिस्कस अबाउट द हेड, नेक एंड मिडिल पीस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टेल। तो ये टेल अगर आप यहाँ से अज्यूम कर पा रहे हैं तो ये लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर है पूरे स्पर्म सेल का। तो टेल की बात करूं तो टेल क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द स्पर्म सेल। स्पर्म सेल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। स्पर्म जो मूव कर पाता है ना, स्पर्म जो मूव कर पाता है, चल पाता है, वो किसकी हेल्प से, इस टेल बीटिंग की हेल्प से। टेल को पीटता रहता है, वाइब्रेट करता रहता है, उसकी हेल्प से ही ये आगे मूव करता है। आपको पता है टेल के बारे में मैंने एक चीज भी बताई थी मैंने आपको, कि जब ये यहाँ आपका हिस्सा क्या था, नेक था ना, यहाँ पे नेक था, तो मैंने आपको बताया था कि नेक पे दो सेंट्रियोल थे, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल। जो डिस्टल सेंट्रियोल था, मैंने आपको बताया था कि वहां से एक एक्सियल फिलामेंट मूव करता है। ये एक्सियल फिलामेंट जो होता है, ये मिडिल पीस से, आप देख रहे हैं ये वाला, ये एक्सियल फिलामेंट, ये मिडिल पीस से होते हुए और पूरी टेल के अंदर जाता है। कहाँ जाता है, पूरी टेल के अंदर जाता है। सो टेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, टेल के अंदर होता है एक्सियल फिलामेंट, और ये एक्सियल फिलामेंट कहाँ से आ रहा होता है, डिस्टल सेंट्रियोल से आ रहा होता है, ठीक है। और ये जो एक्सियल फिलामेंट है जो डिस्टल सेंट्रियोल से आ रहा है, ये इस टेल का स्ट्रक्चरल कोर बनाता है। यानी इस टेल का जो बीच का जो मेन पार्ट है, इस टेल का जो बीच का मेन पार्ट है, वो कौन बना रहा है, ये एक्सियल फिलामेंट बना रहा है, जो कहां से आया है, डिस्टल सेंट्रियोल से आया है। एक्सियल फिलामेंट में एक प्रोटीन होती है जिसको बोलते हैं डायनीन प्रोटीन। ये डायनीन प्रोटीन क्या होती है, उस एक्सियल फिलामेंट के अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं उनको होल्ड करके रखती है, और इसका जो रोल होता है वो होता है मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में। माइक्रोट्यूब्यूल एक तरफ होल्ड रहेंगी तो वो अच्छे से बीट कर पाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। अब कुछ और की पॉइंट बात करें तो अगर हम साइज ऑफ स्पर्म की बात करें तो स्पर्म का जो साइज होता है वो 50 to 60 माइक्रोन होता है। स्पर्म के फर्टिलाइजिंग स्पेन की बात करें तो 48 to 72 आवर का इसका फर्टिलाइजेशन स्पेन होता है, यानी 2 to 3 डेज का इसका फर्टिलाइजिंग स्पेन होता है। क्या मतलब होता है फर्टिलाइजेशन स्पेन से, इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए एक बार स्पर्म मेल की बॉडी से बाहर आ गया तो वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। यानी एक बार वो स्पर्म जो है वो मेल की बॉडी से इजैकुलेट हो गया, उसके बाद उसके अंदर कितने दिन तक टेंडेंसी है कि वो जो ओवम है उसको फर्टिलाइज कर सकता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन स्पेन, और जिसके टाइम पीरियड होता है 40 to 72 आवर्स। तो इतने टाइम तक वो फीमेल की बॉडी में रह सकता है, वेट कर सकता है ओवम का कि ओवम आ जाए और उसको फर्टिलाइज कर दे। जब ह्यूमन एक बार एजैकुलेट करता है तो इन वन टाइम ऑफ एजैकुलेशन ह्यूमन जो होता है, ध्यान से सुनना, अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 मिलियन, कितना, 200 to 300 मिलियन स्पर्म एक बार की कोइटस में रिलीज करता है, एक बार के एजैकुलेशन में रिलीज करता है। और आपको पता है 1 मिलियन इज इक्वल टू 10⁶। तो सोचो 200 to 300 मिलियन, कितना ज्यादा स्पर्म एक बार के एजैकुलेशन में सीक्रेट होता है। जितना भी स्पर्म रिलीज होता है इसमें से 60% जो स्पर्म जो होने चाहिए वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए,
और आउट ऑफ दिस 60 एटलीस्ट 40% जो होने चाहिए उनके पास क्या होनी चाहिए, विग्रस मोटेबिलिटी होनी चाहिए। विग्रस मोटेबिलिटी मतलब जिनके पास मोटाइल करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, टेल उनकी मोटाइल होनी चाहिए ताकि वो ओवम तक पहुंच पाए और नॉर्मली क्या कर पाए, फर्टिलाइज कर पाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक की पॉइंट्स ऑफ द स्पर्म। अब हम बात करेंगे स्पर्म काउंट के बारे में, जो कि मेल के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। देखो, जब कोई मेल इजैकुलेट करता है, ठीक है, तो जो इजैकुलेट करके बाहर आता है ना, वो सिर्फ स्पर्म नहीं होता। जब मेल एजैकुलेट करता है तो स्पर्म के साथ साथ एक फ्लूइड और आता है, ठीक है। वो फ्लूइड जो होता है वो कुछ हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, उन ग्लैंड का सिक्रेशन होता है। तो बेसिकली जो बाहर आता है वो सिर्फ स्पर्म नहीं होता, जो बाहर आता है वो बेसिकली एक सीमन होता है। क्या होता है, सीमन आता है। तो जब मेल इंटरकोर्स करता है, सेक्स करता है, कोइटस करता है, तो जो चीज बाहर निकल के आती है वो सिर्फ स्पर्म नहीं होता, वो सीमन होता है। सीमन में क्या होता है, स्पर्म तो होता ही होता है, स्पर्म के साथ साथ कुछ सिक्रेशन होता है ग्लैंड्स की, लाइक सेमिनल ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, कूपर ग्लैंड होती है। इन 3 ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है, फ्लूइड है, वो इस स्पर्म के साथ मिक्स होकर बाहर आता है। अब ऐसा क्यों, बेसिकली ये जो सिक्रेशन है ना, वो एक ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह काम करते हैं स्पर्म के लिए। स्पर्म उनके अंदर बैठ के आता है। दिस सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर द स्पर्म। स्पर्म अकेला नहीं आता, विद दीज सिक्रेशंस आता है। और इन दीज, ये जो सिक्रेशंस है, इनको अगर मैं स्पर्म के साथ जोड़ के बोलूं तो इनको कलेक्टिवली फिर पूरा जो निकल के आता है उसको सीमन बोलते हैं। तो अगर मैं पूछूंगा कि स्पर्म काउंट कितना है, कितने स्पर्म आ रहे हैं, तो वो जो मैं काउंट करता हूं ना, वो सीमन के अंदर काउंट करता हूं कि जो निकल के सीमन आया है उसमें कितना स्पर्म है। तो नॉर्मल स्पर्म काउंट की बात करी जाए तो नॉर्मल स्पर्म काउंट को हम बोलते हैं नॉर्मोस्पर्मिया। क्या बोलते हैं, नॉर्मोस्पर्मिया। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 20 to 150 मिलियन पर ml ऑफ द सीमन। यानी 1 ml ऑफ द सीमन में 20 to 150 मिलियन स्पर्म होते हैं इन 1 ml ऑफ सीमन, जो सीमन निकल के आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली जो मेल होता है ना, वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 5 ml इतना सीमन रिलीज करता है। यानी जो बाहर निकल के आता है मेल के अंदर से, उसका अगर तुम वॉल्यूम काउंट करो तो वो कितना होता है, 1.5 to 5 ml। इसके 1 ml में, 5 ml में नहीं, 1 ml में कितना कितना स्पर्म होता है, 20 to 150 मिलियन, ठीक है। तो दिस इज नॉर्मल काउंट। लेकिन मान लीजिए लो स्पर्म काउंट के बारे में बात करें तो लो स्पर्म काउंट को हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया। लो कब कंसीडर करेंगे, जब 1 ml में जो स्पर्म का काउंट होगा वो लेस देन 15 मिलियन होगा। थर्ड कंडीशन इज एब्सेंस ऑफ स्पर्म। एब्सेंस ऑफ स्पर्म को बोलते हैं एजोस्पर्मिया, यानी कि जो सीमन निकल के आया है उसमें सिर्फ फ्लूइड है, इन ग्लैंड्स का फ्लूइड है, उसमें स्पर्म है ही नहीं। तो दिस इज कंप्लीट एब्सेंस और नियर बाई एब्सेंस ऑफ द स्पर्म। दिस कंडीशन इज नोन एज एजोस्पर्मिया। ये बहुत रेयर कंडीशन होती है। हाई स्पर्म काउंट, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लो के बारे में बात कर ली तो हाई के बारे में बात कर लेते हैं। हाई स्पर्म काउंट को हम बोलते हैं पॉलीजूस्पर्मिया। कब बोलेंगे, जब 1 ml ऑफ द सीमन में ग्रेटर देन 250 मिलियन पर ml ऑफ द स्पर्म निकलेंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 250 मिलियन इन द 1 ml ऑफ द सीमन। तो ये तो हमने बात करी स्पर्म काउंट के बारे में। थोड़ा सीमन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सीमन का जो मैंने आपको बताया था नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 1.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन। जब एक बार इजैकुलेशन होता है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली वॉल्यूम की बात करें तो 1.5 to 5 ml वॉल्यूम निकल के आता है सीमन का। लेकिन अगर मान लो सीमन निकल के ही ना आए, अब सीमन नहीं निकल के आएगा तो स्पर्म भी नहीं निकल के आएगा। इतनी बात तो समझ में आ रही है ना, क्योंकि स्पर्म किसके ऊपर बैठ के आता है, सीमन के ऊपर। तो अगर सीमन ही नहीं निकल के आ रहा है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एस्पर्मिया। तो आपको इस बात से ये बात तो क्लियर होगी कि अगर किसी पर्सन को एस्पर्मिया होगा तो उसको एजोस्पर्मिया भी होगा, मुफ्त में होगा, क्योंकि स्पर्म किसके साथ बैठ के आ रहे थे, सीमन के साथ, और सीमन आ ही नहीं रहा है। तो जिस पर्सन को एस्पर्मिया होगा उसको एजोस्पर्मिया भी होगा। अच्छा, अगर एक कंडीशन आती है कि 1.5 ml से ज्यादा सिक्रेशन हो, तो सीमन की वॉल्यूम जो है वो 1.5 ml से ज्यादा हो, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरस्पर्मिया। और 1.5 से कम हो तो, सॉरी, मैंने आपको बताया कि अगर सीमन का वॉल्यूम जो है वो 5 ml से ज्यादा हो, किससे, 5 ml से ज्यादा हो तो उसको हाइपरस्पर्मिया बोलेंगे। और सीमन का वॉल्यूम 1.5 ml से कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोस्पर्मिया बोलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द सीमन, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में, स्पर्म से स्ट्रक्चर से रिलेटेड एबनॉर्मलिटी के बारे में। तो अगर मान लीजिए स्पर्म निकल के आ रहे हैं सीमन के अंदर, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या है, एबनॉर्मल है, यानी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का वैसा स्ट्रक्चर नहीं है। इन द स्पर्म हाई अमाउंट, इन द हाई परसेंटेज स्पर्म जो कैसे हैं, एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी के हैं, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर के हैं। तो इस कंडीशन को बोलते हैं टेरेटोजोस्पर्मिया। लेकिन जो स्पर्म निकल के आ रहे हैं उनके पास मोटिलिटी अच्छी नहीं है, यानी जो स्पर्म निकल के आ रहे हैं उसमें मैक्सिमम
हाई परसेंटेज कि जो स्पर्म है उनके पास मोटिलिटी अच्छी नहीं है, और मोटिलिटी अच्छी नहीं है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एस्थेनोस जूस्पर्मिया। ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पर्म निकल के आ रहे हैं वो डेड स्पर्म निकल के आ रहे हैं, दीज आर द डेड सेल्स इन हाई परसेंटेज, यानी कि थोड़ा बहुत तो जिंदा है बट हाई मेजॉरिटी ऑफ द स्पर्म आर डेड। दिस कंडीशन इज नोन एज नेक्रोजूस्पर्मिया। So this was all about the sperm structure and the viability abnormalities. Now थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करते हैं सीमन के बारे में। तो सीमन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेल के अंदर से निकल के आता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट, ड्यूरिंग द सेक्स, वो क्या होता है, सीमन होता है। सीमन में क्या होता है, स्पर्म तो होता ही है, स्पर्म तो होता ही है, साथ ही साथ क्या होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ द मेल एसेसरी ग्लैंड। तो सीमन जो निकल के आता है जिसको हम सेमिनल फ्लूइड भी बोलते हैं, सीमन को हम क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड भी बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी कंपोजिशन की बात करूं तो उसमें स्पर्म तो होता ही है, स्पर्म होता है 5 to 10%। कंप्लीट 100% में से 5 से 10%, कंप्लीट जो 100% निकल के आता है उसमें 5 से 10% तो क्या होता है, स्पर्म होता है। रेस्ट क्या होता है, सिक्रेशन ऑफ द मेल एसेसरी ग्लैंड। मैंने ग्लैंड के नाम भी बताए थे कि सेमिनल वेजाइकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल या कूपर ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड होती हैं। इन 3 ग्लैंड का भी सिक्रेशन होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो सिक्रेशन होता है वो होता है सेमिनल वेजाइकल का, जिसको जो होता है 60 to 70%। इसलिए हम इसको सेमिनल फ्लूइड भी बोलते हैं। इसलिए सीमन को क्या बोलते हैं, सेमिनल फ्लूइड, क्योंकि सीमन में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होती है, सेमिनल वेजाइकल की सिक्रेशन की होती है, सेमिनल ग्लैंड की सिक्रेशन की वैल्यू होती है। इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है उसका भी सिक्रेशन इसमें इन्वॉल्व होता है, दैट इज 25 to 30%। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है उसका सिक्रेशन लेस देन 1% होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं फंक्शन ऑफ सीमन कि स्पर्म ही बाहर आना चाहिए था, ये सीमन क्यों आ रहा है, ये सिक्रेशन ऑफ द अदर ग्लैंड क्यों आ रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं कि जो सीमन है बेसिकली वो ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह वर्क करता है। मैंने आपको बताया था स्पर्म अकेला नहीं आता, उसमें बैठ के आता है। साथ ही नरिशमेंट और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को, और स्पर्म की जो मोटिलिटी है उसको भी मेंटेन करके रखते हैं। सो द फंक्शन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द एसेसरी ग्लैंड इज फॉर द स्पर्म, फॉर द ट्रांसपोर्ट फॉर द स्पर्म, फॉर द नरिशमेंट एंड द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म एंड द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। अब एक बात आती है कि सर ठीक है, आपने बताया था कि जो टेस्टिस होती हैं उनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनके अंदर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं, वो बना देती हैं स्पर्म। ठीक है, स्पर्म बन गया, तो उस स्पर्म के साथ ये सारी चीजें मिल कहां से रही हैं, उस स्पर्म को ये सीमन मिल कहां से रहा है, यानी स्पर्म जो है उसको ये जो सिक्रेशन है ग्लैंड्स के, ये कहां मिले, कैसे मिले। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द सिक्रेशन ऑफ द मेल एसेसरी ग्लैंड एड विद द स्पर्म। बना तो सिर्फ स्पर्म था और निकल के क्या आया बाहर, सीमन। तो कुछ चीजें ऐड हुई है ना, सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स ऐड हुए हैं ना, तो वो कैसे कैसे ऐड होते हैं। तो बेसिकली ये जो आपका जो रीजन दिख रहा है ये है टेस्टिस, यहां बने आपके स्पर्म, ये स्पर्म बन के बाहर आना चाहते हैं। तो जब ये बाहर आना चाहते हैं ना तो ये चल के आते हैं इस तरीके से, और इस तरीके से बाहर जाते हैं। तो जब ये स्पर्म आ रहे होते हैं, जब ये स्पर्म रास्ते में आ रहे होते हैं तो रास्ते में इनसे ये ऐड हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको ये जो ग्लैंड दिख रही है इसको बोलते हैं सेमिनल ग्लैंड। तो सेमिनल ग्लैंड जो होगी वो यहाँ सिक्रेशन डाल देगी। ये जो आपको अल्मोंड शेप की दिख रही है दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ से डाल देगी। ये जो आपको ग्लैंड दिख रही है पी शेप्ड, ये होती हैं कूपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो ये यहाँ पे ऐड कर देंगी। तो जब स्पर्म चल रहा होता है, बाहर आने के लिए चल रहा होता है, तब इसमें चीजें, ये जो चीजें हैं ये क्या होती जाती हैं, ऐड होती चली जाती हैं। अगर मैं आपको पाथवे ऑफ द स्पर्म बताऊं, क्या बताऊं, पाथवे ऑफ द स्पर्म बताऊं, तो पाथवे ऑफ स्पर्म क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। इस स्पर्म बना कहां था, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है, टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। और टेस्टिस के अंदर भी क्या होती है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो हो रही है ये क्या कर रही है, ये बना रही है। बनाने के बाद ये जो कहाँ जाता है, ट्यूबुलाई रेक्टी में जाता है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ये कहाँ जाता है, ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, ये है ट्यूबुलाई रेक्टाई। ये क्या है, ट्यूबुलाई रेक्टाई, दिस आर ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई के बाद कहाँ जाता है, रेटी टेस्टिस। तो अब आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज रेटी टेस्टिस। बहुत माइन्यूट है। मैं आपको अगर थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं इसको, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं इसको। देखो अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो हिस्सा है कॉइल्ड, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो बनती यहाँ पे है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं रेटी टेस्टिस। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये है वास इफ्रेंशिया। तो ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाती हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई में,
ट्यूबुलाई रेक्टाई से जाते हैं रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से जाते हैं वास इफ्रेंसिया में, और वास इफ्रेंसिया से जाते हैं एपिडिडाइमिस में। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है एपिडिडाइमिस, इसमें जाएंगे। एपिडिडाइमिस से जाने के बाद जो जाते हैं इस पाइप में, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ये वाला जो पाइप है ये क्या है? वास डिफरेंस। क्लियर है? तो ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई से रेटी टेस्टिस से वास इफ्रेंसिया से कहां जाता है? एपिडिडाइमिस। कहां जाता है? एपिडिडाइमिस में जाता है। एपिडिडाइमिस से कहां जाता है? वास डिफरेंस में। ये जो आपको डक्ट दिख रही है दिस इज वास डिफरेंस। ये जो पाइप जा रहा है दिस इज वास डिफरेंस। ठीक है। अब वास डिफरेंस जो होता है बेसिकली क्या होता है? वास डिफरेंस यहां पहुंचता है, यहां पे मैं आपको यहां क्लियर करके दिखाऊं, एक मिनट। तो ये जो आपको पाइप दिख रहा है ना, ये वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस जो होता है इससे ये जो सेमिनल ग्लैंड है ना, इसकी डक्ट आके मिलती है। तो ये था आपका वास डिफरेंस, और ये यहां पे क्या था? सेमिनल वेसिकल का डक्ट। ये दोनों मिलके बनाते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। क्या बनाते हैं? एजैकुलेटरी डक्ट। तो वास डिफरेंस जो होता है ये वास डिफरेंस है, इसके पास आती है सेमिनल वेसिकल की डक्ट। ये आपकी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, इसकी ये डक्ट है जिसको हम बोलते हैं सेमिनल डक्ट। तो सेमिनल डक्ट जब इस वास डिफरेंस से मिलती है, इस वास डिफरेंस से मिलती है तो एक डक्ट बनाती है जिसको बोलते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। क्या बोलते हैं? एजैकुलेटरी डक्ट। तो वास डिफरेंस में कौन मिला? सिक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल बाय द सेमिनल डक्ट, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई? एजैकुलेटरी डक्ट। अब ये जो एजैकुलेटरी डक्ट जो होती है, ये इस तरीके से खुलती है किसमें? यूरेथ्रा में। किसमें आके खुलती है? यूरेथ्रा में। अब यूरेथ्रा 3 तरह के होते हैं, प्रोस्टैटिक, मेम्ब्रेनस और पेनाइल। तो सबसे पहले कहां जाती है? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में। कहां जाएगी? प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में। प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में जो जाएगी तो यहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन होगा वो ऐड हो जाएगा। 3 ग्लैंड थे ना, एक तो था सेमिनल वेसिकल, दूसरा था प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा था बल्बो यूरेथ्रल या फिर कूपर्स ग्लैंड। तो वास डिफरेंस के साथ जब सेमिनल डक्ट जुड़ी तो इस वाली ग्लैंड का सिक्रेशन आ गया। तो वास डिफरेंस और सेमिनल डक्ट ने मिलकर क्या बनाई? एजैकुलेटरी डक्ट। तो सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन आ गया। फिर ये एजैकुलेटरी डक्ट जो थी ये कहां ओपन हुई? प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में ऐड हुई। जब प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में कंटिन्यू हुई तो यहां पे किसका सिक्रेशन आ गया? प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन आ गया। और ये जो प्रोस्टेट यूरेथ्रा है, यहां तक होती है प्रोस्टेट यूरेथ्रा, उसके बाद ये होती है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। तो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जो होगी वो आगे कंटिन्यू किसमें करती है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में। और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा ये थी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये थी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। तो ये आगे कंटिन्यू करती है पेनाइल यूरेथ्रा में। तो मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा जो होगी वो आगे कंटिन्यू करेगी पेनाइल यूरेथ्रा में। और जब मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कंटिन्यू करती है पेनाइल यूरेथ्रा में, तब ऐड होता है सिक्रेशन ऑफ द कूपर ग्लैंड, जो यहाँ पे एक पी शेप की ग्लैंड थी, पी शेप की जो ग्लैंड थी। तो इस तरीके से तीनों जो सिक्रेशन होते हैं वो कहाँ ऐड होते हैं? अलोंग द कोर्स ऑफ पाथवे ऑफ द स्पर्म ऐड होते हैं। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द मेल एसेसरी ग्लैंड। ये जो तीनों के सिक्रेशन आए हैं, सेमिनल ग्लैंड से कुछ आया है, प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ आया है, कूपर ग्लैंड से कुछ आया है, वो ऐड हुआ है स्पर्म के अंदर, तभी तो बाहर जो निकला है वो सीमन है। तो क्या आया है और जो आया है उसका फंक्शन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही होता है, 60 to 70% जो होता है सीमन में वो यही होता है, सेमिनल वेसिकल का सिक्रेशन होता है। इसमें क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज होता है, फाइब्रिनोजेन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, क्लोटिंग प्रोटीन्स होती हैं, एस्कॉर्बिक एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, फ्लेविन्स होता है, एंजाइम्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फ्रक्टोज, सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन में फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज फूड या एनर्जी की सोर्स की तरह वर्क करता है स्पर्म के लिए। स्पर्म का जो फूड होता है वो सुक्रोज होता है। ध्यान से सुनना, हमारी बॉडी की सारी सेल्स जो होती हैं वो ग्लूकोज यूज करती हैं एज अ फूड। स्पर्म इज द ओनली सेल विच यूज फ्रक्टोज एज अ फूड। उसके बाद बात करें, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट होते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो क्या करते हैं? यूट्रस की मसल, जब स्पर्म फीमेल की बॉडी में जाता है तो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कराते हैं इन द वेजाइना एंड द यूट्रस ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। वहां कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे तो क्या होगा? स्पर्म की मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है। इसके अलावा क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, सेमिनोजेलिन एंड द फाइब्रिनोजेन। ये जो क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं ये क्या करती हैं? जो सीमन आता है, क्या आता है? सीमन आता है। आपको पता है सीमन जो होता है ये जेली लाइक होता है। कैसा होता है? जेली लाइक होता है।
जेली लाइक। तो ये जेली लाइक बनता कैसे है? क्योंकि जो सेमिनल सिक्रेशन है उसमें क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं। क्लॉटिंग प्रोटीन कौन सी? सेमिनोजेलिन एंड फाइब्रिनोजेन। ये क्या करती हैं? उस सीमन को जेल लाइक मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है, यानी कोगुलेटिंग ऑफ द सीमन में हेल्प करती हैं, उस सीमन को जेली लाइक बना के रखती हैं। इसके अलावा एस्कॉर्बिक एसिड और फ्लेविन्स जो प्रेजेंट होते हैं सेमिनल वेजाइकल सिक्रेशन में, उनका काम होता है कि वो स्पर्म को फ्री रेडिकल से बचाती हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल जनरेट होते रहते हैं, उन फ्री रेडिकल से बचाती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और सेल के अंदर सेल डेथ कराते हैं। तो ये भी एक सेल है, इसको सेल डेथ से बचाना है, तो वो कौन करेगा? एस्कॉर्बिक एसिड एंड फ्लेविन्स। साथ ही साथ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होती है, वो क्या करती है? पीएच मेंटेन करती है सीमन का, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 7.2 to 8। एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं जो एल्कलाइन पीएच मेंटेन करके रखेंगे। एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स क्या करेंगे? एंजाइम्स इस कोगुलेटेड सीमन को, आपको पता है क्लॉटिंग फैक्टर्स ने क्या किया था, क्लॉटिंग प्रोटीन ने क्या किया था? उस सीमन को कोगुलेट कर दिया था। लेकिन एक बार इजैकुलेशन हो गया, तो जब इजैकुलेशन होता है तब तो वो जेली लाइक होता है, कोगुलेटेड होता है। बट आफ्टर द 15 to 30 मिनट लेटर, 15 से 30 मिनट बाद इजैकुलेशन की, वो जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, जेल लाइक जो सीमन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है वाटरी में। जब निकलता है तब वो जेल लाइक होता है। 15 से 20 मिनट अगर पड़ा रहेगा जमीन पे या कहीं भी, तो वो वाटरी हो जाएगा, तो लिक्विफाई कर देता है सीमन को, जेली लाइक से वाटर लाइक में कन्वर्ट कर देते हैं एंजाइम्स लाइक प्रोटीन्स। तो ये तो हमने डिस्कस किया सेमिनल ग्लैंड के सिक्रेशन के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रेशन। इसका भी सिक्रेशन अप्रोक्सीमेटली 25% to 30% होता है, ठीक है, सेकंड नंबर इसी का है। ये क्या रिलीज करता है? ये रिलीज करता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिंक आयन, कैल्शियम आयन, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, सिट्रिक एसिड, बाइकार्बोनेट एंजाइम्स एटसेट्रा। इसमें जो पीएसए है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है, एंड प्रोफाइब्रिनोलाइसिन जो है, ये लिक्विफाई करने में हेल्प करते हैं, जो कि आपका जो सीमन था उसको क्लॉटिंग प्रोटीन की वजह से वो कोगुलेट हो गया था, लेकिन अब वो फीमेल की बॉडी में पहुंच गया है, अब उसको वाटरी होना है, क्योंकि जब वो वाटरी होगा तभी जो स्पर्म है वो उसमें इजीली फ्लो कर पाएंगे, स्विम कर पाएंगे। अगर वो जेली लाइक होगा, हार्ड होगा, तो स्पर्म मोटिलिटी अच्छे से नहीं शो कर पाएंगे, तो उसको लिक्विफाई करना है। और लिक्विफाई करने में कौन हेल्प करेगा? दीज अबव द एंजाइम्स, प्रोटीएजेस एंड द पीएसए एंड द प्रोफाइब्रिनोलाइसिस। इसके अलावा जिंक और कैल्शियम आयन प्रेजेंट होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन में। जिंक आयन जो होते हैं वो स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं जेनेटिक मटेरियल की, दे बाइंड विद द डीएनए एंड मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पर्म, एंड द कैल्शियम आयन्स हेल्प्स इन द स्पर्म मोटिलिटी एंड द एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोम को, ओवम को क्या करना है? पेनिट्रेट करना है, उसमें हेल्प करेगा कैल्शियम आयन, और स्पर्म की मोटिलिटी में, टेल बीटिंग में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा बाइकार्बोनेट और सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है इन द प्रोस्टेट ग्लैंड सेक्रेशन विच हेल्प इन द मेंटेनिंग द पीएच ऑफ द सीमन। Now talking about the last, that is bulbourethral और कूपर ग्लैंड सेक्रेशन। इसमें क्या होता है? बेसिकली म्यूकस निकलता है ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, और बाइकार्बोनेट निकलते हैं दैट बेसिकली मेंटेन द पीएच ऑफ द सीमन। जो वाटरी और इजैकुलेटरी फ्लूइड निकलता है, बेसिकली वो क्या करता है? जो आपका यूरिन वाला पार्ट है, आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर, मेल की बॉडी के अंदर यूरिन का और सीमन का रास्ता एक ही है। तो सीमन के आने से पहले जो आपका जो इजैकुलेटरी पार्ट है, यानी जो आपका यूरेथ्रा है, उसमें यूरिन का कोई पार्ट ना रह जाए, उसकी क्लीनिंग में हेल्प करता है दिस कूपर ग्लैंड सिक्रेशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्पर्म एंड द सीमन। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।